देखिए, यहाँ पे ना आपको बीसी का लेंथ दे रखा है, कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, मतलब बी और सी बोले तो ये वाला दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, बीसी का लेंथ दे रखा है ना, पूरा का पूरा बीसी का लेंथ दे रखा है। अच्छा, बीसी का मान लीजिए, ये हम लोग एक पॉइंट पी मान लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक पॉइंट पी मान लीजिए। अगर बीसी का लेंथ हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो बीपी का लेंथ कितना हो जाएगा? अगर पूरा का पूरा बी से लेकर के सी तक हमें 8 दे रखा है, तो बी से लेकर के पी तक अगर मुझे चाहिए तो कितना हो जाएगा? मैं 4 लिख सकता हूँ क्या इससे भी, और 4 इससे भी? गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग। ये तो क्लियर है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अच्छा बताइए, अगर मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ तो क्या मैं इसकी लेंथ भी निकाल सकता हूँ क्या? इसकी लेंथ निकल सकती है क्या, इसकी लेंथ? ठीक है खुशबू, ठीक है, अभी देख लेते हैं, अभी देखते हैं, सही लग रहा है वैसे। क्या इसकी लेंथ बीओ की लेंथ निकल जाएगी क्या? तो बीओ को आप बोलेंगे ये तो साला रेडियस है, देखने में तो रेडियस दिखाई दे रहा है। बीओ जो है वो देखने में तो रेडियस दिखाई दे रहा है ना, त्रिज्या ही तो है। बीओ देखिए एक बार। तो अगर मुझे इसकी भी लंबाई 5 मिल गई है, तो क्या मैं ओपी की लंबाई नहीं निकाल सकता क्या? क्या मैं ओपी की लंबाई निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ? तो ओपी की लंबाई भी निकल जाएगी, तो आप बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है मैंने, 3 4 5 मुझे एक ट्रिपलेट के बारे में पता है। ठीक है, बिल्कुल आइए। तो एक 4 है, एक 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 हो जाएगा। तो भाई अगर इतना तो कर लिए होंगे ना सभी लोग, इतना भी नहीं हुआ होगा। भाई अगर आप इतना ही कर लिए होंगे तो सिमिलैरिटी लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो है ना ट्रायंगल आपका, इसको अलग कर लीजिए, ठीक है? 2 मिनट के लिए मैं इसको अलग निकाल दे रहा हूँ, ऐसे। ये हो गया आपका ओ, ये हो गया बी, और ये हो गया ए, ठीक है? आपको इसमें ये वाली लंबाई दे रखी है, और तो आपको ओबीए में कोई लंबाई नहीं दे रखी है। बाकी आपको ये भी पूछ रखा है, बाकी आपको ये भी पूछ रखा है। ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल निकाल लीजिए, छोटा वाला, देखिए अगर सिमिलैरिटी फिट बातें बैठ रही है तो। भाई ये भी तो हो जाएगा ना एक ट्रायंगल, उल्टा करके बना देते हैं, बीपीओ, ऐसे ही बना लीजिए। हाँ, बीपीओ एक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सुशील भाई, गुड मॉर्निंग। ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा पी पे 90 डिग्री बन रहा है, और ये हो जाएगा ओ, पी पे 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ भी बी पे 90 डिग्री बन रहा है, बी पे 90 नहीं बन रहा भाई। अच्छा हाँ, बी पे ये ठीक है। भाई ये दोनों आपको दे रखा है, बीपी की लंबाई दे रखी है, बीपी बराबर 4 है, ओ पी बराबर कितना है भाई, 3 दे रखा है, और ये ओ बी बराबर 5 दे रखा है। तो क्या पता, देखिए सिमिलैरिटी से निकल जाए भाई। अब तो पूरा साफ साफ कर दिया है मैटर, सिमिलैरिटी लगा लीजिए। सिमिलैरिटी लगा लीजिए भाई। इसका ए बी हो जाएगा, बटे में इसका कौन हो जाएगा, पीओ, या ओपी लिख लीजिए। और बराबर में एक और लाइन ले लीजिए जो कि दे रखा हो दोनों, इसका देखिए जो बीओ दे रखा है, बीओ दे रखा है, और उसका देखिए जो इसका बीओ, और उसका, इसका ले लीजिए बीओ, और उसका ले लीजिए बीपी। बीओ इसका हो जाएगा, उसका बीपी हो जाएगा 5/4। कितना आ रहा है भाई यहाँ पे, एबी की लंबाई एक बार बता दीजिए।
तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, वो मिस्टेक मैं बता रहा हूँ आपको क्या हो रहा है। इन दोनों ट्रायंगल का कॉमन पॉइंट हमारा तो ओ है, मतलब कि एक काम करते हैं, अगर इस ओ को हम ले लेते हैं थीटा, ये भी हमारा ओ हो जाएगा थीटा, तो 90 से थीटा की तरफ पी ओ, ठीक है। ए बी ले लिया, और ओ पी नहीं होगा, ए बी और एक बार और देख लीजिए। देखिए ना, अभी बता रहा है, ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था हम लोगों से। ये एंगल जो ओ पे बन रहा है ना, वो दोनों ये वाला एंगल इसमें कॉमन है, ये वाला कॉमन नहीं है, एंगल कॉमन है ये वाला, ठीक है। तो ये मान लीजिए थीटा मान लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, ये थीटा और ये थीटा। अब लेके करिए, अब आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए, हमने लाइन को लिया, ए बी लिया है, तो ए बी ले लीजिए भैया। इसका कौन सा हो जाएगा, इसमें जो ए बी लाइन होगी, ये सेकंड वाले ट्रायंगल में किसका हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला, और ये सेकंड वाले ट्रायंगल में किसका हो जाएगा, इसके ए बी बराबर सेकंड वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, या बीपी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, हो जाएगा ना। और बराबर एक कोई ऐसा साइड ले लीजिए जो कि दोनों में दे रखा हो। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, ये 90 से थीटा वाला, 90 से थीटा वाला क्या है, ओबी, और इसका 90 से थीटा वाला क्या है, पीओ। एक बार करके देख लीजिए भाई, ए बी बटे में बीपी, बीपी की लंबाई दे रखी है आपको, बी और पी की लंबाई आपको दे रखी है 4, 5 और बटे में पीओ, पी और ओ की लंबाई दे रखी है आपको 3। ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, 5 चौके 20 बटे में 3 सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया आपका 20/3 सेंटीमीटर। और ये दूसरा वाला क्या आ जाएगा, फिर दूसरा एक और निकाला था ना, मतलब ये हमें मिल गया 20/3, 20/3। अब चाहे तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, उससे भी आ जाएगा, चाहे तो सिमिलरिटी से निकाल लीजिए, उससे भी आ जाएगा, जिससे आपका इच्छा हो वैसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो सिमिलरिटी से कर लेते हैं हम लोग, यहीं पे कर लेते हैं। इसका हो जाएगा, मान लीजिए ओ ए अपॉन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ओ ए अपॉन थीटा से उधर वाला, थीटा से इधर वाला बी ओ, बराबर में हो जाएगा ओ ए अपॉन बी ओ, ठीक है। बराबर में एक साइड ले लीजिए जिसके बारे में दे रखा है आपको, कोई भी ले लीजिए जिसके बारे में दे रखा है। इसका बी ओ ले लीजिए, और इसका ले लीजिए आप थीटा से 90, इसका लीजिए ओपी। पुट करके ओ ए की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, बी ओ की वैल्यू दे रखी है 5। एक मिनट, ओ ए हमने माना है कौन सा, थीटा से एंगल ए की तरफ, थीटा से एंगल ए की तरफ। कुछ मिस्टेक हो गया क्या भाई, दोनों ट्रायंगल का सेम आ गया क्या, ये पहले वाले ट्रायंगल का ओ ए है, ओ और ए, दूसरे वाले ट्रायंगल का बी और ओ, ये होना चाहिए पहले वाले ट्रायंगल का ना। अच्छा, बी ओ जो है कॉमन, ठीक है, बी ओ अपन, ये भी हो जाएगा आपका 5 बटे में ओ और पी, ओ और पी, ओ ए की लंबाई, या ए ओ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 × 5 = 25/3, 25/3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने बात कर ली कि टेंजेंट और टेंजेंट, दो टेंजेंट आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि अब क्या है ना, कि अगर एक कोड और एक टेंजेंट अगर आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, और ये लगभग लगभग मान के चलिए कि लास्ट या सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि एक टेंजेंट है कोई भी,
ये है सर्किल आपका, और यहाँ पे है एक कोड, ये कॉन्सेप्ट है भाई, एक कोड है, और कोड को हमने क्या किया ना, एक्सटेंड कर दिया बाहर तक, और मान के चलिए यहाँ पे एक है टेंजेंट, स्पर्श रेखा। कुछ ऐसा, मान लीजिए ये वाला टेंजेंट है, इधर वाला स्पर्श रेखा, और ये वाला आपका है कोड, ये वाला लाइन। जी वाह। एक टेंजेंट है और एक कोड है, और ये मान लीजिए कोई सेंटर वेंटर है, तो मैंने आपको टेंजेंट से रिलेटेड तो बता दिया था कि टेंजेंट टेंजेंट मिलते हैं तो क्या होता है। अब हम दो कोडों को आपस में मिला के देखते हैं, सॉरी, एक कोड और एक टेंजेंट को आपस में मिला के देखते हैं। मान लेते हैं ये ए है, यहाँ पे दो तीन पॉइंट लगा लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये मान लीजिए टी। ठीक है, ए बी पी और टी। यहाँ पे एक चीज बताइएगा, यहाँ पे अगर मुझे ना टेंजेंट की लंबाई निकालनी है, यहाँ पे मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो यहाँ पे क्या होता है, पीटी की लंबाई। अगर आपको पीटी की लंबाई निकालनी है ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं पीटी स्क्वायर, बराबर आपका हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पी ए इंटू पी बी, पी से लेकर के ए पूरी बड़ी वाली लाइन, और पी से लेकर बी छोटी वाली लाइन, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। ये हम लोग कुछ इस तरीके से इसको हम लोग निकाल लेते हैं, इसका टेंजेंट वेंजेंट अगर आपको निकालना है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पे एक बात करते हैं कि मान लीजिए अगर इस पे हम लोग एक बेस्ट एक क्वेश्चन बना के देखें, लिख लेना, एक क्वेश्चन बना के देख लेते हैं भाई। मान लीजिए ये वही लाइन है, इसका मैं ये हटा देता हूँ सर, पॉइंट 20 भी मान लीजिए कुछ वैसा ही, और यहाँ पे बैक कर दे, एक सेकंड रुकिए, इसको बना देते हैं फिर बैक कर देते हैं। ए बी सी हो गया, और इसको डी मान लीजिए, एक ट्रायंगल मान लीजिए कि डी पे बन रहा है। हाँ भेज दीजिएगा मेरे को। एक ट्रायंगल बना लीजिए सी पे, ऐसे। ठीक है, ऐसे ये एक ट्रायंगल बन रहा है, उसी पे सब आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल वेंगल बन गया। अब आपको दे रखा है, बीसी की लंबाई दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर की हो गया, और ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, ये इसकी लंबाई यहां से लेकर के यहां तक की इसकी लंबाई दे रखी है, इसकी लंबाई भी दे रखी है आपको कितना, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और वो एक एंगल भी दे रखा है, और आपसे पूछा गया यहाँ पे सी और डी की लंबाई बताइए। सी डी की लंबाई क्या हो जाएगी, लेकिन एक चीज और दे रखा है इसमें, रेडियस भी दे रखा है आपको, 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी दे रखा है 12 सेंटीमीटर।
त्रिज्या भी दे रखा 12 सेंटीमीटर। चलिए बता दीजिए सीडी की लेंथ क्या हो सकती है आपके हिसाब से। अच्छा बैक स्लाइड में तुमने कुछ लिखा है क्या यार? एक ही लाइन का बस लिखा था कॉन्सेप्ट, ये पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी। हो गया। हो गया। चलिए बनाइए इसे, देखिए क्या निकाल सकते हैं क्या। जल्दी बनाइए भाई, देखिए बन रहा है क्या, लेंथ वेंथ निकाल पा रहे हैं। इंद्रजीत भाई ठीक है, अमल ठीक है, देखते हैं। आपको सब कुछ लगभग दे रखा है, बीसी की लेंथ भी दे रखी है शिवम भाई, ठीक है, बीसी की लेंथ भी दे रखी है, एंगल ए डी बी भी आपको दे रखा है कि 30 डिग्री है। भाई एंगल अगर दे रखा है तो मतलब कुछ ना कुछ पीछे उसका लॉजिक होगा, ऐसे ही तो इन एंगल दिया रहता है। चलिए करके देख लेते हैं ना, बहुत टाइम हो गया भाई। अच्छा एक बात बताइए, एक छोटी सी बात बताइए मुझे आप, कि इसको हम लोग एक रेडियस बना लेते हैं यहाँ पे अलग कलर से। अच्छा इसको हम लोग रेडियस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये हमारा रेडियस तो होगा ना, जैसे ये रेडियस होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी रेडियस हो जाएगा आपका। ये भी रेडियस हो जाएगा। भाई अगर आपका ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, तो क्या आप कह सकते हैं क्या कि आपका ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएगा, सॉरी ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। जब कभी भी दो साइड बराबर होते हैं तो दो एंगल भी बराबर हो जाते हैं आमने सामने के। अच्छा वो 30 डिग्री है तो क्या ये बता सकते हैं क्या कि ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला अगर वो 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये तो पढ़े होंगे ना अभी बहुत सारा, कि कोड पे बनने वाला एक सरकमफ्रेंस को टच करता है अगर सेंटर पे बनता है, तो अगर ऊपर वाला थीटा है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, अगर ऊपर वाले की वैल्यू थीटा है तो नीचे वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2 थीटा हो जाएगी। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा।
अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा तो क्या बता सकते हैं क्या कि ये दोनों एंगल कितने कितने के बन जाएंगे? क्योंकि दोनों साइड कह रखा है कि आपस में बराबर है, तो मतलब 60 प्लस एक्स मान लीजिए, ये दोनों बराबर हैं आपस में। क्यों? क्योंकि दोनों साइड बराबर है, रेडियस दोनों बराबर है। और बराबर में कितना होना चाहिए भाई? 180। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? बन रहा है यहाँ पे। अगर समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो इसके तो तीनों साइड बराबर होगा ना, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ऑब्वियस बात ये भी आर बन जाएगा। और रेडियस तो आपको दे रखा है ना क्वेश्चन में, 12 सेंटीमीटर। अब नहीं हो जाएगा क्या? अब हो जाएगा, नहीं हो पाएगा? तो कर लीजिए भाई इसको, अभी मैंने बताया था एक फॉर्मूला, सी डी स्क्वायर बराबर बीसी इंटू ए सी। तो ये कितना हो जाएगा भाई? बीसी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, एसी की लंबाई है 12 और 4 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या कर देंगे, ये हो गया सी डी स्क्वायर बराबर। अब सी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगा, रूट कर देंगे दोनों साइड, इधर भी रूट कर दीजिए और इधर भी रूट कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। देख लीजिए 8 सेंटीमीटर आ रहा होगा आंसर, बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल ठीक है। 8 सेंटीमीटर आ रहा है आंसर। हो गया भाई, आगे चला जाए। आगे चला जाए, चलिए। एक अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो ज्योमेट्री का ही पार्ट है। चैप्टर नया है लेकिन वो ज्योमेट्री का ही हिस्सा है, याद रखिएगा। चैप्टर एक नया स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन वो ज्योमेट्री का ही हिस्सा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। देखिए ये आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, कुछ इक्वेशन दे रखा होता है, उसमें फिर एक्स वाई की वैल्यू पूछा जाता है और फिर पता नहीं क्या क्या आपसे बोला जाता है निकालने के लिए। मैं बिल्कुल अभी बेसिक की बात कर रहा हूँ, फिर बात करेंगे कि हम लोग के पेपर में यहाँ से क्या पूछा जाएगा। देखिए आपने स्कूल में एक देखा होगा कि कुछ इक्वेशन दिए रहते थे, जैसे कि मान लीजिए 4x + 3y, कुछ ऐसे दे रखा 12, और दे रखा आपको 2x + 3y बराबर में ऐसा कुछ दे रखा है 10। 2x + 5y ले लीजिए, कटेगा नहीं फिर। 2x + 5y = 10 ले लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि यहाँ पे एक बार बता दीजिए मुझे x की वैल्यू क्या आ सकती है, y की वैल्यू क्या आ सकती है, क्या कोई करके बता सकता है x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी? एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/7। ठीक है भाई की, बहुत बढ़िया। एक्स की,
तो भैया देखिए, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा तो तिकड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक वैल्यू को बराबर कर लीजिए, काम हो जाएगा। देखिए ये 2 और 4 है, आपस में दोनों को बराबर कर लीजिए। या तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और पूरा काम हो जाएगा। पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा का पूरा काम। मान लीजिए ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1 है और नीचे वाला मान लीजिए इक्वेशन हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये 5 दूनी 10y हो जाएगा और बराबर में 10 दूनी 20 हो जाएगा। x बराबर 3/4, y बराबर 3। ये तो ठीक है, देख लेते हैं, लेकिन वैसे सही नहीं लग रहा है। अभी देख लेते हैं। अमल ठीक है। अब ये तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने बड़ा कर दिया, मतलब तोड़ दिया था, डबल कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 इसके नीचे ले लिया जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस क्या करना है, ये तो माइनस 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 का साइन लग जाएगा। प्लस का 4x माइनस का 4x कट जाएगा। देखिए जब माइनस का साइन नीचे लगाते हैं ना, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू जो है माइनस की होगी। 10y में से अगर आप 3y घटा देंगे तो आपका बचेगा 7y, और उसी तरह 20 में से 12 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 8। और आपको मिल जाएगी क्या, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8/7। क्या यही आ रहा था भाई, कि मैं कुछ गलत करके बता रहा हूँ? और अगर x की y की वैल्यू आपकी 8/7 आ गई, तो इसी तरह आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब x की वैल्यू कैसे निकाला जाए? x की वैल्यू कैसे निकाला जाए? तो कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, वहां पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं मान लीजिए पहला वाला इक्वेशन इसको ले लेता हूँ, 4x प्लस 3y बराबर 12। इसमें मैं ना y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y की वैल्यू क्या है, 8/7 बराबर में 12 है। सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। x बराबर 1 नहीं आ सकता है, क्योंकि इतने अजीब अजीब नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 4x प्लस 8 या 24/7 बराबर में 12। एक काम करिए, एक्स एक्स को एक तरफ रखिए, नंबर को एक तरफ लीजिए। 4x बराबर, या तो यहाँ पे हम लोग एक काम और कर सकते हैं, 12 माइनस ये 24/7। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 12 × 7 = 84 माइनस 24 और बराबर बटे में 7 बराबर में 4x। अच्छा ये 4 को भी हटा दीजिए, 4 को भी हटा दीजिए भाई, यहाँ 4। तो 84 में से 24 माइनस करते हैं, कितना बचेगा, 60/7 × 4। ये 4 से 15 चौके 60। ये x की वैल्यू देखिए 15/7 आ रही है क्या, मतलब x की वैल्यू हमें कितना मिल गया भाई, 15/7, और y की वैल्यू कितना मिली, 8/7। देखिए तरीके और भी हैं इसमें एक्स वाई के निकालने के, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका है जो कि आपको पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल देवव्रत भाई, आपका बिल्कुल ठीक था। देखिए ये तो एक तरीका है, तरीके बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो है सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि और चीजों में जाएंगे ना तो फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा, कि पेपर में भैया ये क्वेश्चन थोड़ी ना देगा कि आपको लो सॉल्व करके बताओ मेरे को एक्स वाई की वैल्यू कितनी आती है। थोड़ी सी एक बात और समझ लीजिएगा इसमें, एक इंपॉर्टेंट चीज, तो हमारा ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है भाई, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है हमारे पास, a1x प्लस b1y बराबर में c1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। मान लीजिए हमारे पास एक और इक्वेशन है, a2x प्लस b2y बराबर में c2। ये इक्वेशन नंबर 2। ये ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1 है, नीचे वाला इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इससे पहले ना एक बात और समझ लीजिए, तो आपको ये ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। मैं एक छोटी सी बात आपको और समझा देता हूँ। एक छोटी सी बात, आप ये जिस पेज पे भी लिख रहे हैं ना, एक पेज के आसपास का छोड़ दीजिए जगह। ये जहां पे भी आपने लिखा है रजिस्टर में अगर कर रहे हो, तो एक पेज पूरा पूरा वैसा जगह, मतलब एक पेज क्या मतलब, लमसम लमसम पूरा का पूरा एक पेज कॉन्सेप्ट के लिए छोड़ दीजिए। एक पेज या 4-5 लाइन कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। मान के चलिए कि ये कितने पेज का हो जाएगा आपका, 3-4 है इसमें। हाँ एक पेज छोड़ ही दीजिए। ठीक है, मैं अगले पेज पे समझाता हूँ कुछ, फिर मैं आता हूँ इस पेज पे।
देखिए आपके पेपर में ना, पिछले पेपर में एक सवाल आया था, अभी पिछले के पिछले में शायद, और ये फेवरेट भी सवाल है, पूछे भी जाते हैं, बहुत बार पूछे भी गए दूसरे पेपर्स में, उसी कंपनी के दूसरे पेपर्स में उन्होंने पूछ रखे हैं ये सवाल। और क्या पता इस बार उनका मूड खराब हो जाए, आपके पेपर में दे दें। तो अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं ना, जो कि अभी हम लोग कर रहे थे, अभी एक इक्वेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि 4x+3y बराबर में कुछ ऐसे रखा 12। अच्छा, ग्राफ पेपर पता होगा ना, बचपन में स्कूल में कभी कभी 11 12 या 9 10 में ग्राफ पेपर स्कूल में आ गया था, ग्राफ पेपर खरीद के लाना। और कभी कभी आपने देखा होगा कुछ कॉपी खरीदते थे तो उसमें पीछे ग्राफ पेपर भी आपको लगा होता था, उसमें 2 4 ग्राफ पेपर होते थे। अच्छा, वो ग्राफ पेपर होता किस लिए था, कि मतलब लो बढ़िया बढ़िया हरा हरा दिखाई दे रहा है, एग्जाम में भी दिया जाता था कभी कभी पेपर में, कुछ बनाने के लिए, लो इस पे बनाओ दिखाओ। खास करके 9th 10th में आपने एक पढ़ा होगा कि भैया आपको ऐसा कुछ ग्राफ पेपर बनाना रहता था, कुछ एक्स वाई ऐसे करके था शायद, ऐसे करके कुछ बनाना था, और पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे बनाते रहते थे हम लोग, बताते थे पता नहीं क्या क्या है, और उस समझ में तो आया नहीं आज तक कि क्या करते थे वहां पे। तो थोड़ा सा ना हम लोग यहाँ पे उसी की बात कर लेते हैं, कि मान लीजिए कि हमारा एक्स और वाई एक्सिस दो होता है, आपको पता है, ठीक है। मान लीजिए ये ग्राफ पेपर है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में भी था, स्टैटिस्टिक्स में भी था। तो हम लोग क्या करते थे ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कुछ एक्स और वाई की कुछ वैल्यू निकालते थे, एक्स और वाई की कुछ वैल्यू निकालते थे। तो हमें बताया क्या गया था कि आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, एक बार एक्स को जीरो रख लो, एक बार वाई को जीरो रख लो। हम लोग क्या करते थे, एक बार एक्स को जीरो रख लेते तो वाई की कुछ वैल्यू आती थी, और एक बार वाई को जीरो रख लेते थे तो एक्स की कुछ वैल्यू आ जाती थी। यही करते थे ना। तो अगर हम एक्स की वैल्यू ले लें जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मैटर जीरो हो गया। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 उधर चल जाएगा, 12/3, 4। और उसी तरह दूसरे में अगर हम वाई की वैल्यू जीरो ले लें, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/4 यानी कि 3। फिर हमें कहा जाता था ना कि आप जो है ये बताइए कि वो ग्राफ पेपर में कैसा बनेगा, मतलब वो लाइन कैसी बनेगी, ठीक है। तो आप क्या करते थे, एक्स की वैल्यू क्या करते थे, 1 2 3 4 5 ऐसा बना लेते थे, वाई की वैल्यू भी बना लेते थे, 1 2 3 4 5 ऐसा बना लेते थे। एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की वैल्यू 4, भैया एक्स की वैल्यू तो जीरो यहाँ रहेगा सेंटर में, वाई की वैल्यू 4, यानी कि वाई की वैल्यू यहाँ पे, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। और फिर अगले में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू जीरो है, एक्स की वैल्यू 3 है, मतलब वाई फिर यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पे है। फिर आप क्या करते थे, एक ग्राफ बना देते थे, ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके का, सॉरी एक लाइन बना देते थे इस तरीके का, ठीक है। आपको याद होगा, इतना तो याद आ गया होगा कि हम लोग एक लाइन बना देते थे ऐसे करके, ठीक है। हाँ, लीनियर इक्वेशन अलग चीज है, लेकिन कुछ ऐसे ही हम लोग बनाते थे, ठीक है। फिर आपको पूछा भी जाता था शेडेड पोर्शन बताइए किधर होगा, कटेगा नहीं कटेगा क्या होगा। तो देखिए क्या होता है ना, कि पेपर में आपके सवाल आता है, तो आप अगर इस मेथड को करने जाएंगे ना, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आप खुद सोचिए कि मेथड, अगर ये पेपर में अगर आपको दो इक्वेशन दे दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर ऐसे दो इक्वेशन दे दिए गए, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना इतना पेपर तो खराब करेंगे करेंगे, क्योंकि पहले तो सॉल्व करेंगे पहले इक्वेशन की एक्स वाई वैल्यू, दूसरे इक्वेशन की एक्स वाई वैल्यू, और फिर आप उसमें ग्राफ बना के देखेंगे कि भैया कट पिट रहा है, कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्या हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम तो आपका करीब करीब 4 साढ़े 4 मिनट ये ले ही लेगा, और उसके साथ साथ आपका स्पेस भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड स्पेस का ऑप्शन नहीं है ना, कि अनलिमिटेड स्पेस ले लो, अनलिमिटेड करते रहो काम। ठीक है। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, तो अब आइए पिछले पेज पे जो कॉन्सेप्ट बता रहा था, कि वहां पे अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा है, ए 1x+b1y इज इक्वल टू c1, उसी तरह a2x+b2y इज इक्वल टू c। ये दो बातें दे रखी है। तो आप पहला कंडीशन देखिएगा यहाँ पे, पहला कंडीशन, कि अगर a1 और a2 इनका रेशियो
A1 और A2 का अनुपात जो भी रेशियो में होंगे, और B1 और B2 का अनुपात जो भी होगा, B1 और B2 का जो भी अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके के कुछ देख लीजिएगा। A1 और A2 का जो भी अनुपात है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, जो अभी एक पेज छोड़े थे ना खाली पेज, ये वहां लिख लीजिएगा। जो भी मैंने बोला था ना, पीछे एक खाली पेज छोड़ लीजिएगा, ये वहां लिख लीजिएगा उसके नीचे। A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर अगर ना हो, अगर ना हो, अगर ना हो, तो हमारा बनता है ये यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? अद्वितीय समाधान। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे आएगी, और ये आपस में एक पॉइंट पे काट पीट करके कुछ एक पॉइंट बनाएंगे। मतलब ये दोनों लाइनें जो है वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को काट रही होंगी। ठीक है, पेपर में पूछता है ना कि यूनिक सॉल्यूशन बनेगा कि नो सॉल्यूशन बनेगा, कि इनफाइनिटी सॉल्यूशन बनेगा या मेनी सॉल्यूशन बनेगा या नो सॉल्यूशन होगा, कि मतलब कभी मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, कि बहुत बार मिलेंगी या बार बार मिलेंगी। ठीक है, ये तो कंडीशन नंबर 1 रहा। अगर हम दूसरे कंडीशन के बारे में बात करें, भाई वो डायग्राम भी बना लीजिएगा ताकि समझ में आए। दूसरा कंडीशन है कि मान लीजिए A1 का रेशियो और B1 का रेशियो ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन भैया एक C1 जो है उससे कोई लेना देना नहीं है इनका। C1 बटे में C2 ये आपस में बराबर नहीं है। मान लीजिए A1 A2 तो बराबर है इनका अनुपात, B1 B2 के बराबर है, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है। तो इसका आप ये लिख लीजिएगा कि नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन, कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ पेपर है, अगर एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे बनेगी, मतलब कि मान के चलिएगा कि ये दोनों आपस में कभी मिलेंगे ही नहीं, कभी नहीं मिल सकते। ठीक है, कभी नहीं मिलेंगे, ये भी लिख लीजिएगा। डजंट मीट ईच अदर, आपस में कभी नहीं मिलेंगे, आपस में कभी नहीं मिलेंगे। हो गया, इसमें ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मुलाकात होगी इन दोनों लाइनों की, क्योंकि ये पैरेलल बन जाएंगी। एक और ले लीजिएगा भाई, तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन कहता है कि A1 A2 का अनुपात, B1 B2 के अनुपात और C1 C2 का अनुपात ये तीनों बराबर है, तीनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, इनफाइनाइटी मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटी मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटी मेनी मेनी सॉल्यूशन, अनंत अनेक समाधान, अनंत अनेक समाधान, इसमें इनफाइनाइटी मेनी सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब है कि क्या होगा कि भैया अगर आप ये बनाएंगे ना ऐसा ग्राफ पेपर, और एक लाइन बनी है, तो हो सकता है वो यहाँ भी मिल रहा है, हो सकता है यहाँ 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 मिल रहा हूँ। मतलब कि आप कह सकते हैं ना कि एक रेखा जो है वो दूसरी रेखा के एकदम बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब है वन लाइन ऑन अनदर लाइन।
वन लाइन ऑन अनदर लाइन, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है। एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है। एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करके देखिए भाई। ये हो गया ना क्वेश्चन नंबर, एक और करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35। ये मैंने बोला ना नया चैप्टर नहीं है, उसी चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है। एक क्वेश्चन ले लीजिए। फाइंड द एरिया ऑक्युपाइड बाय इक्वेशन 4x + 3y = 12। सुशील भाई मैंने बोला ना मैं आपको एक लिंक दे दूंगा और उसमें मिल जाएगा, अभी आप खुद ही एक दो दिन से सोचिए, समझिए थोड़ी सी बातों को यार। एक तो आप क्लास में लेट आए, आप सुने ही नहीं होंगे मैंने क्या बोला स्टार्टिंग। 4x + 3y = 12। और हिंदी में भी लिख लीजिएगा 4x + 3y = 12 समीकरण द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को ज्ञात करें। क्षेत्रफल को ज्ञात करें। करिए तो थोड़ा सा देखिए तो ये पेपर का सवाल है, ये पेपर का क्वेश्चन है। और ये बहुत लॉलीपॉप सवाल है, छोटा सा सवाल है और लॉलीपॉप सवाल है। पढ़े होंगे ये टॉपिक तो कर लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं होगा। ठीक है उमंग भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है अमल भाई, ठीक है। सुशील भाई ठीक है। शिवम भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। सब कोई कीजिए भाई, सबको कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, एक बार सब लोग करके बताइए। शिवम बहुत बढ़िया, सब लोग करके बताइए। और दूसरे का आंसर मत देख के बताइए क्योंकि मैं पूछूंगा अभी। बाकी लोगों का आंसर भाई। ठीक है देवव्रत भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया।
और किसी का भाई आया? ठीक है स्वाति, चलिए करके देख लेते हैं इसको। बाकी बहुत सारे लोगों का तो हुआ भी नहीं होगा अभी, ये भी मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। देखिए भैया, यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको फाइंड द एरिया ऑक्युपाइड बाय इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या है भाई? 4x + 3y = 12। आप बस इसको ग्राफ पे बना के देख लीजिए ना, बन क्या रहा है, बातें क्या बन रही है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। मैंने बताया था कि इस इक्वेशन के बारे में अभी निकाल के कि एक्स की वैल्यू क्या लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 0 लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो मतलब वाई भी कहीं 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 यहाँ पे है 4 पे, और एक्स भी कहाँ है, यहाँ पे 3 पे है। और ये हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है इसका आपसे पूछा गया एरिया। ठीक है, ये। तो भैया एक चीज बताइए, आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो कितनी है? 3 है। और वही है यहाँ से यहाँ तक की कितनी लंबाई है भाई? 4 है। तो ऑब्वियस सी बात है, 3 और 4 पता है तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट या कुछ भी ले लीजिए। तो भाई साहब, अगर आपको पता है कि 3, 4, 5 है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये भी तो पता होगा कि 90 डिग्री का कोण आपस में बना रहे होंगे। अगर आपको ये भी पता है तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना भाई? 3 है, और हाइट कितना है? 4 है। 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 6 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। हो गया तो बता दीजिएगा। हो गया, चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लीजिए, और कल भाई ध्यान से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे तो कोशिश करिए क्लास मिस ना हो। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन सा चैप्टर? एलसीएम एचसीएफ सोच रहे हैं शुरुआत करेंगे? ज्योमेट्री तो खत्म हो गया, ज्योमेट्री इससे ऊपर आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, अगर किसी को सीजीएल विजियल देना हो तो अभी है, बहुत सारी ज्योमेट्री बची हुई है अभी। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ टाइप का एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 नंबर का आपके पेपर में सवाल आएगा एलसीएम एचसीएफ का। 2 नंबर के एक ही चैप्टर से 2, 4 नंबर के सवाल तो बनते बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। फाइंड द एरिया बिटवीन टू लाइंस। दो रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक है 8x + 6y = 60, और एक है 4x + 3y = 12। एक बार करके देख लीजिएगा, और अभी ब्रेक ले लीजिए थोड़ा सा, 5-10 मिनट का, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अगली क्लास का। ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं।